श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अभेदानंद तृतीय भाग। जय ठाकुर जय मां। अब तक हमने स्वामी अभेदानंद जी के प्रारंभिक कार्य की एक संक्षिप्त धारावाहिक झांकी प्रस्तुत की। अब आगे इस लेख में ऐसा संक्षिप्त वर्णन देना भी संभव नहीं हो सकेगा। आप लोग अब स्वयं ही अनुमान कर ले कि कई बार तो उन्हें इससे भी अधिक कठिन परिस्थितियों में से होके गुजरना पड़ा, किंतु सर्वत्र ही उन्हें विजय ही प्राप्त हुई। हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य शिष्याओं तथा परिचितों की पूरी सहायता प्राप्त होने के अतिरिक्त उन्होंने अपने स्वयं के उद्यम से भी बहुत से मित्र बना लिए थे। यद्यपि इन अकिंचन सन्यासी को अपने भोजन आदि तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था, फिर भी वे सर्वत्र सर्वदा ससम्मान आमंत्रित किए जाते थे तथा अत्यंत संभ्रांत परिवारों में भी उनका सादर स्वागत हुआ करता था। प्रचार कार्य में वे यथासंभव सबकी सहायता लेते थे। कहना न होगा कि उनकी ज्ञान स्पृहा ही उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में से होकर आगे बढ़ने में सहायक थी। उनके मित्रों में कवि, दार्शनिक, गायक, चित्रकार, वैज्ञानिक, आविष्कारक, पर्वतारोही आदि सभी शामिल थे। इस प्रकार घरेलू चर्चा, क्लास व्याख्यान, प्रश्नोत्तर आदि की सहायता से उन्होंने स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित वेदांत प्रचार के कार्य को बहुत आगे बढ़ाया। उनके कोई कोई व्याख्यान तो इतने अच्छे होते थे कि उन्हें 2 या उससे भी अधिक बार दोहराना पड़ता था। पुनर्जन्मवाद के बारे में उनके 3 व्याख्यान इतने चित्ताकर्षक हुए थे कि एक श्रोता ने अपने खर्च से उसकी 2000 प्रतियां छपवाकर वक्ता को उपहार स्वरूप दी। यही उनके ग्रंथों के प्रकाशन का प्रारंभ था। इन ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि स्वामी अभेदानंद को विषय वस्तु की मीमांसा करने में अपूर्व क्षमता प्राप्त थी। श्रोताओं के चिरबद्ध संस्कार पर वृथा प्रहार न करते हुए वे इतने धीर तथा शांत भाव से उन्हें अपनी विचारधारा में लाने का प्रयास करते कि वे लोग स्वयं भी नहीं जान पाते थे कि कब उन्होंने अपना मत छोड़कर नया मत स्वीकार कर लिया है। स्वयं पाश्चात्य विज्ञान तथा दर्शन में सुविज्ञ होने के कारण वे उनकी चिर अभ्यस्त विचारधारा के अनुसार ही बढ़ते हुए क्रमशः उनके अनजाने ही उन्हें वेदांत मत में स्थापित कर देते थे। 2 अप्रैल 1899 ईस्वी को उन्होंने अपने 6 छात्रों तथा छात्राओं को ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित किया। इसके बाद व्याख्यान की अवधि समाप्त होने पर उन्होंने बोर्डिंग हाउस छोड़ दिया तथा
पिछली बार की छुट्टियों की ही तरह इस बार भी भिन्न भिन्न स्थानों पर घूमते हुए मित्रों के घर रहने लगे। साथ ही वे नए मित्रों से परिचय, व्याख्यान तथा विचार विनिमय के लिए प्रयत्न करते रहे। इसी अवसर में उन्होंने प्रेतात्मवादियों की सभा में भाग लिया था, व्याख्यान भी दिए थे और कुछ प्रेत अवतरण चक्रों में भी बैठे थे। इसके बाद ग्रीन एकर कॉन्फ्रेंस में व्याख्यान देकर सितंबर के प्रारंभ में वे बोस्टन पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि स्वामी विवेकानंद पुनः अमेरिका में आ गए हैं। अतएव वे अविलंब रिजले मैनर में जाकर श्री लेगेट के भवन में स्वामी जी तथा उनके साथ आए स्वामी तुरायानंद से मिले। उनके साथ आनंद पूर्वक 10 दिन बिताकर वे न्यूयॉर्क लौट आए। न्यूयॉर्क में वेदांत प्रचार के साथ ही स्वामी अभेदानंद ने एक और उल्लेखनीय कार्य भी आरंभ किया। वह था बालक बालिकाओं के लिए क्लास। वे हितोपदेश आदि ग्रंथों से कोई कहानी चुनकर उसके आधार पर चर्चा आदि करते हुए प्रत्येक शनिवार को तीसरे प्रहर 1 घंटा उनके साथ बिताते और इस प्रकार उनके सुकुमार मन को गढ़कर तैयार करते थे। यह क्लास बड़ा ही मनोरंजक होता था। कोई कोई बच्चे तो इतने आकर्षण से कष्ट उठाकर भी दूर दूर से पैदल चलकर आते थे। बाद में स्वामी तुरायानंद उनके इस कार्य में सहायता करने लगे। न्यूयॉर्क पहुंचकर स्वामी अभेदानंद ने सर्वप्रथम मॉट मेमोरियल हॉल में भाषण देना आरंभ किया। 1898-99 ईस्वी में उन्होंने 5 महीने असेंबली हॉल में भाषण दिए। 22 अक्टूबर 1899 ईस्वी से मेडिसन एवेन्यू के 59 नंबर स्ट्रीट में अवस्थित टॉर्नेडो हॉल में उनके भाषण होने लगे तथा 146 नंबर ईस्ट 55 नंबर स्ट्रीट के भवन में वेदांत समिति का कार्यालय आदि स्थापित हो उसी में विभिन्न विषयों पर कक्षाएं चलने लगी। 1900 ईस्वी मई के प्रारंभ में वेदांत समिति स्थानांतरित होकर 103 नंबर ईस्ट के 58 नंबर स्ट्रीट के मकान में चली आई। यहीं पर स्वामी जी ने यूरोप जाते समय मार्ग में ठहरकर स्वामी अभेदानंद तथा तुरायानंद के साथ कुछ दिन निवास किया। पूरा मकान ही समिति के नाम पर किराए पर ले लिया गया था। इस कार्य में अभेदानंद ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। इस मकान में आने के पहले अचानक 30 अप्रैल को उन्हें पता चला कि पहले का मकान छोड़ देना होगा। तद अनुसार 2 मई को यह मकान छोड़कर वे एक मित्र के घर गए। वहां पर उन्हें पता चला कि 58 नंबर स्ट्रीट का मकान उनके हाथ में है, जिसका मासिक किराया $75 है। उनके निकट
अधिक धन नहीं था, फिर भी उन्होंने ठाकुर के भरोसे $10 मात्र अग्रिम देकर उसी समय उस मकान में प्रवेश कर लिया। 1901 ईस्वी के उनके व्याख्यानों में किसी किसी दिन श्रोताओं की संख्या 600 तक पहुंचती थी। योग के क्लास में भी छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, जिससे उन्हें 2 बार क्लास चलाने पड़ते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें विभिन्न सभा समितियों में भी अनेक विद्वानों के साथ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता। इस समय से व्याख्यान के दिनों में इतना धन आने लगा कि पहले की तरह अवकाश काल में मकान छोड़ देने की आवश्यकता नहीं रही। उस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में विभिन्न स्थान देखने के पश्चात वे पश्चिमी तट पर अवस्थित शांति आश्रम में स्वामी तुरायानंद के पास चले आए। 6 दिन वहां बिताकर स्वामी अभेदानंद सैन फ्रांसिस्को गए। इस नगर में तथा निकटवर्ती स्थानों में भ्रमण करते हुए घरेलू बैठक तथा वार्तालाप आदि की सहायता से वे वेदांत प्रचार करने लगे। इसी अवसर पर उन्होंने प्रोफेसर हाविसन के आमंत्रण पर बर्कले विश्वविद्यालय की थियोसॉफिकल यूनियन में लगभग 400 श्रोताओं के समक्ष लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिया। इस ऋतु के भ्रमण काल में उनका यही एकमात्र भाषण हुआ था। इसके बाद पश्चिमी अंचल का भ्रमण समाप्त कर 7 अक्टूबर को वे न्यूयॉर्क पहुंचे और 3 नवंबर को पुनः यथाविधि वेदांत समिति का कार्य आरंभ किया। इस बार के व्याख्यान तथा क्लास कार्नेगी लाइसियम में होने लगे। अभेदानंद जी अब दार्शनिक रूप से सुपरिचित हुए तथा राइस, जेम्स, हाविसन, लैनमैन आदि विद्वान प्राध्यापकों के द्वारा विशेष सम्मानित हुए। श्री लेगेट के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हर्षल सी पार्कर वेदांत समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। रविवासरीय व्याख्यान, बाल कक्षाएं तथा योग कक्षाएं नियमित रूप से चल रही थी। श्री रामकृष्ण जन्मोत्सव नियमित रूप से हुआ करता था। वेदांत समिति से पुस्तकें आदि प्रकाशित होकर बिकने लगी तथा समिति के सदस्यों एवं मित्रों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई। 1902 ईस्वी के प्रथमार्ध तक इसी प्रकार कार्य चलाने के बाद उन्होंने 7 अगस्त को यूरोप की यात्रा की। इंग्लैंड पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने स्कॉटलैंड के ग्लासगो आदि नगर तथा इंग्लैंड के विभिन्न स्थान देखे। तत्पश्चात वे फ्रांस होते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्होंने जिनेवा का झील देखा तथा विभिन्न पर्वत शिखरों पर आरोहण किया। इस प्रकार आनंद अनुभव करने के बाद वे पेरिस होते हुए लंदन आए और अविलंब 3 अक्टूबर को न्यूयॉर्क की यात्रा की।
न्यूयॉर्क पहुंचकर उनका सर्वप्रथम कार्य था महासमाधि मग्न आचार्य स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में एक सभा का आयोजन करके उनके प्रति अपनी तथा समस्त अमेरिका वासियों की श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करना। उस दिन स्वामी अभेदानंद ने भाव विभोर होकर बताया कि वे स्वामी जी के प्रति कितने ऋणी हैं। तदंतर सभा में स्वामी जी को न्यूयॉर्क की वेदांत समिति के संस्थापक के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्मृति सभा के पश्चात वेदांत समिति का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। 22 जनवरी 1903 ईस्वी को समिति के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए कार्य विवरण में देखा गया कि समिति की सर्वांगीण उन्नति हुई है। सदस्यों तथा मित्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। खर्च थोड़ा बढ़ जाने पर भी कोष में भी कुछ धन संचित रखा है तथा 5250 पुस्तिकाओं एवं 2500 ग्रंथों की बिक्री हुई है। इसके बाद व्याख्यान का मौसम समाप्त होने पर 15 मई को अभेदानंद जी इटली भ्रमण के लिए रवाना हुए। इस बार इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम आदि देखने के बाद वे 27 सितंबर को अमेरिका जाने वाले जहाज में सवार हुए। 1903 ईस्वी में प्रचार काल प्रारंभ होने पर वे योग शिक्षा आदि के कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि बेबस होकर उन्हें बच्चों का क्लास बंद कर देना पड़ा। इसी वर्ष 18 नवंबर को स्वामी निर्मलानंद न्यूयॉर्क पहुंचे। उन्होंने 12 दिसंबर से संस्कृत की कक्षा आरंभ कर दी तथा अन्य कार्यों में भी अभेदानंद जी को सहयोग देने लगे। आगामी वर्ष 4 मई को वेदांत समिति स्थानांतरित होकर 62 नंबर वेस्ट 71 स्ट्रीट के बड़े भवन में आ गई। इस भवन के हॉल में 300 श्रोताओं के बैठने की जगह थी, अतः अब किराए का हॉल लेने की आवश्यकता नहीं रही। 28 जून 1904 ईस्वी को अभेदानंद जी ने पुनः यूरोप की यात्रा की। इस बार उनका ऑस्ट्रिया तथा बाइबेरिया के टायरल हाई आल्प्स पर आरोहण करने का उद्देश्य था। यूरोप से 16 अक्टूबर को वे न्यूयॉर्क लौटे। 1905 ईस्वी की कुछ घटनाएं उल्लेखनीय हैं। 30 जनवरी को ब्रुकलिन में एक वेदांत केंद्र की स्थापना के बाद उसका कार्यभार स्वामी निर्मलानंद पर सौंपा गया। फरवरी के प्रारंभ में स्वामी अभेदानंद व्याख्यान देने के लिए कनाडा गए और वहाँ के विभिन्न स्थान, अमेरिका का पश्चिमी तट तथा मैक्सिको आदि का भ्रमण करने तथा वहाँ व्याख्यान आदि देने के पश्चात 27 अक्टूबर को न्यूयॉर्क लौटे। इसी वर्ष 14 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्रति मंगलवार उन्होंने ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट में 400 श्रोताओं की उपस्थिति में भारत के संबंध में कुछ व्याख्यान दिए।
जो बाद में इंडिया एंड हर पीपुल नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुए। कहना न होगा, इस ग्रंथ ने उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। जनवरी 1906 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में यह निश्चित हुआ था कि समिति का निजी भवन निर्माण करना आवश्यक है। इसी वर्ष 27 जनवरी को स्वामी निर्मलानंद भारत लौट आए और इसके कुछ महीने बाद ही 16 मई को स्वामी अभेदानंद ने भी भारत की यात्रा की। इसी बीच उनकी अनुपस्थिति में कार्यभार संभालने के लिए 15 अप्रैल को स्वामी बोधानंद बंबई से जहाज द्वारा चल दिए। अब न्यूयॉर्क केंद्र का कार्य 1 जून से उनके नेतृत्व में पुनः आरंभ हुआ। पिछले कई वर्ष की विपुल सफलता के लिए स्वामी अभेदानंद ने जब कोलंबो में पदार्पण किया तो वहां के नागरिकों ने उनकी हार्दिक अभ्यर्थना की। इसके पश्चात कैंडी, जाफना और अनुराधापुरम में विविध स्थानों पर व्याख्यान आदि देने के पश्चात वे जहाज द्वारा ट्यूटीकोरिन पहुंचे। वहां भी उनका वैसा ही स्वागत हुआ। वहां व्याख्यान आदि देने के उपरांत वे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध स्थानों के दर्शनार्थ चले और साथ ही सर्वत्र वेदांत की महिमा का प्रचार भी करते रहे। इस अंचल में सर्वाधिक उत्साह बेंगलोर की जनता में ही देख पड़ा। दक्षिण भारत का भ्रमण समाप्त कर 23 अगस्त को वे पुरी धाम पहुंचे। वहां स्वामी ब्रह्मानंद, शिवानंद तथा प्रेमानंद स्टेशन से ही उन्हें सीधे जगन्नाथ देव के मंदिर में ले गए और फिर शशि निकेतन में ले आए। उनके दक्षिण भ्रमण काल में स्वामी रामकृष्णानंद प्रायः सर्वदा ही उनके साथ रहे और तीर्थ दर्शन, भक्तों के साथ परिचय एवं वार्तालाप तथा व्याख्यानों का आयोजन आदि सभी विषयों में उनकी सहायता करते रहे। वे उनके साथ नीलांचल नहीं आ सके, पर 2-3 दिन बाद ही वे आ गए। तीर्थ श्रेष्ठ जगन्नाथ धाम में गुरु भाइयों के इस सम्मेलन से जो आनंद का स्रोत बहा, उसमें स्वामी अभेदानंद ने यथाभिरुचि कुछ दिनों तक अवगाहन किया। फिर 8 सितंबर को उन्होंने कलकत्ते की यात्रा की। स्वदेश लौटे अभेदानंद जी की बंगवासियों ने उचित संबर्धना की और उनके मुख से वेदांत की महिमा सुनकर तृप्त हुए। बाद में 5 अक्टूबर को उन्होंने पटना की यात्रा की और वहां से काशी, आगरा, अलवर तथा अहमदाबाद होते हुए बंबई पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यान हुए। अंत में 10 नवंबर 1906 ईस्वी को वे स्वामी परमानंद को साथ लेकर पुनः अमेरिका रवाना हुए। वेदांत समिति के अपने निजी भवन में लाने के लिए पूर्व योजनानुसार 2 मार्च 1907 ईस्वी को 105 वेस्ट 80 नंबर स्ट्रीट के भवन को खरीद लिया गया।
उसी समय एक और आश्रम की स्थापना के निमित्त वेस्ट कॉर्नवाल स्टेशन से 4 मील दूर 150 एकड़ का एक मनोरम भूखंड तथा उस पर स्थित मकान खरीदा गया। वह स्थान बर्कशायर जिले में था तथा न्यूयॉर्क से 150 किलोमीटर की दूरी पर था। इस आश्रम की स्थापना का उद्देश्य यह था कि वेदांत प्रचार में संलग्न सन्यासियों के लिए यह विश्राम स्थान रहेगा। वेदांत के छात्र एवं छात्राएं भी यहाँ आकर निर्जन में साधना कर सकेंगे तथा गर्मी की छुट्टियों में वहाँ कक्षाएं चला करेंगी। स्वामी अभेदानंद के लौट आने पर स्वामी बोधानंद पिट्सबर्ग के वेदांत केंद्र का भार लेकर वहां चले गए। अब नवागत स्वामी परमानंद को न्यूयॉर्क में रख देने के कारण अभेदानंद जी को यूरोप आदि का भ्रमण करने में कोई असुविधा नहीं रही। उस वर्ष की जुलाई में वे इंग्लैंड गए और 29 अगस्त तक वहां रहने के पश्चात अमेरिका लौट आए। 29 जनवरी 1908 ईस्वी को वे पुनः इंग्लैंड गए। इस बार उन्होंने व्याख्यान के अतिरिक्त योग की कक्षाएं भी चलाईं। 1 जुलाई को 22 नंबर कंटुएट स्ट्रीट में वेदांत समिति का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भगिनी निवेदिता भी उपस्थित थी। इसके बाद लंदन का कार्य समाप्त करके 21 अगस्त को उन्होंने पुनः न्यूयॉर्क में पदार्पण किया। 1909 ईस्वी के प्रारंभ में वे पुनः लंदन गए। इस अवसर पर पेरिस में 1 महीने तक रहकर उन्होंने नियमित रूप से गीता, राजयोग तथा ध्यान की कक्षाएं चलाई। उस वर्ष जून के अंत में वे न्यूयॉर्क लौट आए। 1909 ईस्वी में इंडो अमेरिकन क्लब का संगठन उनका एक प्रमुख कार्य था। इसके द्वारा एक ओर जहां भारतीय छात्र संघबद्ध हुए, वहीं दूसरी ओर उन्हें अमेरिकी लोगों के साथ घनिष्ठता स्थापित करने का भी सुयोग प्राप्त हुआ। वेदांत समिति का भवन खरीदने में कर्ज हो गया था। फिर पिछले कुछ वर्ष स्वामी अभेदानंद के अधिकांश समय बाहर रहने के कारण समिति की सदस्य संख्या तथा आय में गिरावट आ गई थी। अतः कर्ज चुकाने के लिए भवन के अधिकांश कमरों को किराए पर देकर वे स्वयं 1910 ईस्वी में बर्कशायर आश्रम में जाकर निवास करने लगे और भारत में स्वामी ब्रह्मानंद को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि न्यूयॉर्क के कार्य के साथ अब उनका संबंध नहीं रहा, अतः उस कार्य के लिए किसी दूसरे को भेजा जाए। स्वामी परमानंद इसके पहले ही न्यूयॉर्क का कार्य छोड़कर बोस्टन के कार्य में लग गए थे। इसलिए 1912 ईस्वी में स्वामी बोधानंद को न्यूयॉर्क का कार्य सौंपा गया। इधर बर्कशायर में स्वामी अभेदानंद के आ जाने से वहां कार्य का प्रसार होने लगा तथा वहां भी काफी लोग एकत्र होने लगे।
इस प्रकार दीर्घ काल तक दक्षता पूर्वक वेदांत प्रचार का कार्य चलाने के बाद कर्म क्लांत अभेदानंद जी स्वदेश लौटने को इच्छुक हुए। इसलिए 1919 ईस्वी के प्रारंभ से ही वे अमेरिका के कार्य को समेटने लगे। नवंबर में आश्रम की बिक्री का बयाना हो गया तथा 15 दिसंबर को वे न्यूयॉर्क चले आए। वहां से वे शीघ्र ही सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। इस नगर में पूरे 1 वर्ष तक रहकर वेदांत प्रचार का आंदोलन चलाने के पश्चात 21 दिसंबर 1920 ईस्वी को उन्होंने लॉस एंजलिस की यात्रा की। 19 जून 1921 तक उन्होंने वहां पर नियमित रूप से प्रचार कार्य चलाया। इसके बाद 27 जुलाई को वे सैन फ्रांसिस्को होते हुए अंतिम बार भारत यात्रा को चल दिए। मार्ग में होनोलुलु में 11 से 21 अगस्त तक पैन पैसिफिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर वे जापान, हांगकांग आदि देखते हुए सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर, कुआलालंपुर और रंगून में उनका अभिनंदन हुआ और उन स्थानों में व्याख्यान आदि देते हुए उन्होंने 10 नवंबर को कलकत्ते में पदार्पण किया। बेलूड़ मठ में उनके निवास काल में कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में उनका अभिनंदन किया। आगामी वर्ष के प्रारंभ में वे व्याख्यान देने को जमशेदपुर गए और 13 फरवरी को उन्होंने स्वामी शिवानंद के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। कुछ दिनों के बाद ही वे बेलूड़ मठ लौटे और स्वामी ब्रह्मानंद जी की महासमाधि तक वहीं रहे। इसके उपरांत वे शिलांग होते हुए कामाख्या दर्शन को गए। अमेरिका से हाल ही में लौटे यशस्वी श्री रामकृष्ण शिष्य स्वामी अभेदानंद जी जहां कहीं भी जाते वहीं उत्साह का संचार होता और उन्हें व्याख्यान तथा उपदेश आदि के द्वारा लोगों की आध्यात्मिक क्षुधा को शांत करना पड़ता। शिलांग और गुवाहाटी में भी उन्हें ऐसा ही हुआ। शिलांग से लौटते ही वे तिब्बत की यात्रा पर चल दिए। मार्ग में काशी, लाहौर तथा रावलपिंडी होते हुए वे श्रीनगर पहुंचे और वहां से चलकर लगभग 2 मास बाद हेमिस गुफा में पहुंचे। वहां से श्रीनगर लौटने में उन्हें 1 महीना लग गया। तदंतर तक्षशिला और पेशावर होते हुए वे ऋषिकेश आए। इस पुण्य स्मृतियों से भरे पावन क्षेत्र के दर्शन करने के पश्चात कनखल होते हुए कलकत्ता लौट आए। सभी प्रकार से अनुकूल अमेरिकी नगरों में दीर्घ काल तक वेदांत आंदोलन में निरत रहने के फलस्वरूप उद्यमी प्रचारक अभेदानंद को लगा कि महानगरी से दूर दीर्घ काल के अभ्यस्त जीवन के प्रतिकूल और प्रचार के लिए उपयोगी सुविधाओं से रहित इस छोटे से बेलूड़ ग्राम में पड़े रहना अपने जीवन को पंगु बनाना है। इसके अतिरिक्त विपुल ग्रंथ राशि तथा अनेक विध सामग्रियों के साथ
मठ के इस छोटे से भवन में निवास करना भी कठिन था। अतः आवश्यकता समझकर उन्होंने कलकत्ते में एक वेदांत केंद्र की स्थापना करने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 20 फरवरी 1923 ईस्वी को उन्होंने 45 बी मछुआ बाजार के किराए के मकान में अपने परिकल्पित केंद्र का शुभारंभ किया। इस मकान में 2.5 महीने रहते हुए उन्होंने अपनी दीर्घकालीन रीति के अनुसार व्याख्यान, वार्तालाप, सदचर्चा तथा मंत्र दीक्षा आदि के द्वारा वेदांत आंदोलन चलाया। बाद में 1 मई से वे 11 ईडन हॉस्पिटल रोड के मकान में चले आए। वहां पर त्यागी शिष्यों का आगमन होने लगा और यहीं पर वेदांत समिति की वास्तविक नींव पड़ी। 1924 ईस्वी में वे दार्जिलिंग गए तथा वहां पर एक आश्रम की स्थापना के लिए रूबी कॉटेज नामक 2 मकानों से युक्त एक भूखंड खरीदा। फिर मकान में आवश्यक परिवर्तन आदि के उपरांत 1925 ईस्वी के कार्तिक मास में वहां रामकृष्ण वेदांत आश्रम की स्थापना हुई। इधर कलकत्ते की वेदांत समिति के कार्य में भी विस्तार हो रहा था, इसलिए बृहत्तर भवन होना आवश्यक था। अतः स्वामी अभेदानंद सबको साथ लेकर 40 नंबर बीडन स्ट्रीट में चले आए। इस बीच भारतीय जनजीवन के साथ पुनः निकट संपर्क साधने के फलस्वरूप जनसाधारण की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें और भी अधिक जानकारी हो गई तथा इससे उनकी कार्य पद्धति में कुछ परिवर्तन हुआ। उन्होंने ठहराया कि इस निर्धन देश में समिति के कार्यकर्ताओं को वेदांत प्रचार के साथ ही शिक्षा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में भी स्वयं को लगाना होगा। इस प्रकार दार्जिलिंग तथा कलकत्ते के ये 2 केंद्र यथासाध्य समाज कल्याण के कार्य में भी लग गए। वास्तव में इस समिति का रामकृष्ण मिशन के साथ केवल भावगत ऐक्य ही नहीं बल्कि कार्यगत सहयोग भी चलता रहा। स्वामी शिवानंद तथा शारदानंद आदि वरिष्ठ सन्यासी गण समिति में आते जाते रहते तथा अभेदानंद जी का भी प्रायशः बेलूड़ मठ में आगमन होता। इन सब के द्वारा भी यह संयोग सूत्र दृढ़तर होता रहा। 1926 ईस्वी मार्च में इस सौहार्द की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में वेदांत समिति के तत्वाधान में एक साधु सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर स्वामी शिवानंद आदि बेलूड़ मठ के साधुओं ने तथा कलकत्ते के अन्यान्य मठों के सभी साधु सन्यासियों ने वहां आकर भोजन किया। परंतु इस प्रकार के विविध प्रयासों के उपरांत भी धीरे धीरे वेदांत समिति रामकृष्ण मठ तथा मिशन से पूर्णतया अलग हो गई।
अंत में केवल स्वामी अभेदानंद के साथ ही रामकृष्ण मठ एवं मिशन का व्यक्तिगत संबंध बना रहा। 1926 ईस्वी की उल्लेखनीय घटना है। वेदांत समिति के मुखपत्र विश्ववाणी का प्रकाशन तथा 1929 ईस्वी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। समिति के लिए 16 नंबर राजा राजकृष्ण स्ट्रीट में 11 गट्टा भूमि खरीदना तथा भवन निर्माण की सुविधा की दृष्टि से समिति को उसी रास्ते के 13 नंबर के मकान में ले आना। इसी समय से ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वामी अभेदानंद का मन अब दैनंदिन कार्यों में वैसा नहीं लगता है। अब वे सभी कार्यों में अपने शिष्यों को ही सामने कर देते तथा स्वयं पीछे ही रहने का प्रयास करते। अब से वे प्रायः दार्जिलिंग में ही निवास करने लगे और यदा कदा भक्तों के आमंत्रण पर कलकत्ता आकर उनकी आध्यात्मिक पिपासा शांत करने लगे। एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, काली जब बाहर का कार्य कम कर देगा तभी लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास समझ सकेंगे। और अब वैसा ही हुआ। दिग्विजयी विद्वान अब एक सरल शिशु के समान सभी के साथ ऐसा मिलने जुलने लगे मानो उन्हीं में से एक हों। अब दूर से व्याख्यान की छटा द्वारा लोगों को मुक्त करना उनका कार्य नहीं रहा, वरन भक्तों के हृदय राज्य में प्रवेश करते हुए उन्हें रामकृष्ण भाव से अनुप्राणित कर देना ही उनके जीवन का अंतिम व्रत हुआ। 1932 ईस्वी में नवीन मठ की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर समिति स्थानांतरित होकर उसमें चली आई, परंतु स्थान की कमी के कारण स्वामी अभेदानंद दार्जिलिंग में ही रहे। 1934 ईस्वी के अंतिम भाग में वे कलकत्ता आए और अपूर्ण आश्रम भवन में निवास करने लगे। इसके कुछ महीने बाद ही 6 मार्च 1935 ईस्वी को उन्होंने आश्रम की भूमि में श्री रामकृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया। बहुत दिनों से उनके मन में कलकत्ता तथा दार्जिलिंग दोनों ही आश्रमों को देवोत्तर कर देने की इच्छा थी। कलकत्ते के आश्रम पर अत्यधिक ऋणभार होने के कारण उस समय वे उसे देवोत्तर नहीं कर सके, परंतु मई 1936 ईस्वी में उन्होंने दार्जिलिंग के आश्रम को देवोत्तर कर दिया। उस वर्ष श्री रामकृष्ण जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। 1 मार्च 1937 ईस्वी को उन्होंने कलकत्ते के टाउन हॉल में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स की उद्घाटन सभा में अध्यक्षता की। इस दिन उनके 2 व्याख्यान हुए। दूसरे दिन उन्होंने लिखित निबंध का पाठ किया। यही उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान था।
इस बीच वेदांत समिति के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। 2 मार्च को श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने कलकत्ते के आश्रम में विवेकानंद स्मृति भवन का उद्घाटन किया तथा मंदिर में श्री रामकृष्ण देव के चित्रपट की स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा की। दार्जिलिंग के आश्रम में अब तक ठाकुर की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने वहां जाकर 29 अगस्त को ठाकुर के चित्रपट की प्राण प्रतिष्ठा की। यही उनकी दार्जिलिंग की अंतिम यात्रा रही। इसके बाद कलकत्ता लौट आने पर वे मात्र 1.5 वर्ष इस मर्त्यलोक में रहे। अभेदानंद जी के कलकत्ता लौटने के कुछ दिन बाद ही समिति की ओर से सारी संपत्ति उनके नाम स्थानांतरित कर दी गई। उन्होंने 1939 ईस्वी के श्री रामकृष्ण देव की शुभ जन्मतिथि के दिन उसे देवोत्तर संपत्ति करके निश्चिंतता की सांस ली। उनके जीवन का और भी एक कार्य अधूरा रह गया था और वह था अपने अप्रकाशित व्याख्यानों को एक बार देख लेना। अतः प्रतिदिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके प्रमुख व्याख्यानों का पठन चलने लगा, जिसे सुनते हुए वे बीच बीच में संशोधन करते जाते थे। जीवन के कार्य को समाप्त करके अंतिम 1.5 वर्ष वे प्रायः शय्यागत ही थे। फिर भी वे किसी आगंतुक को लौटाते नहीं थे। शैया पर लेटे हुए ही सबको स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा वार्तालाप के द्वारा तृप्त कर देते थे। नंदोत्सव के दूसरे दिन 8 सितंबर 1939 ईस्वी को प्रातःकाल 8:16 पर उन्होंने समाधि के द्वारा महाप्रयाण किया। संवाद पाकर चारों ओर से बंधु बांधव तथा शिष्यगण एकत्र हुए। बेलूड़ मठ तथा उद्बोधन आदि कलकत्ते के मठों से भी साधुओं ने आकर अंतिम दर्शन किए तथा अंत्यक्रिया में भाग लेते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हीं की इच्छा अनुसार काशीपुर के शमशान में ठाकुर के समाधि मंदिर के ठीक उत्तर की ओर उनकी देह को पुष्पमालाओं तथा चंदन आदि से भूषित करके चंदन काष्ठ से सज्जित चिता में समर्पित किया गया। इसी के साथ स्वामी अभेदानंद जी का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।